नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। इंडिया डेली के खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आप डॉक्टरों से जुड़ा सीधा सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप हमें 012031128111 पर फोन कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टर्स के पैनल से उनका समाधान दिलाएंगे और आपकी बीमारी को खत्म करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं बच्चों में वायरल फीवर की, क्योंकि मॉनसून में कई तरह की बीमारियां बच्चों के लिए खतरनाक हो जाती हैं। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, स्किन और वायरल इन्फेक्शन होना आम बात है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि वायरल संक्रमण बच्चों में सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना भी जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का खास पैनल, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बच्चों में होने वाले वायरल फीवर को लेकर कैसे बचा जा सकता है, कैसे बच्चों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वायरल फीवर क्या होता है, इसके बारे में भी हम डॉक्टर्स से जानेंगे। इसके साथ ही मौसम जिस तरह से बदलता है, उस दौरान किन तरह की सावधानियों का ख्याल रखना होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर्स हमें बताएंगे कि बच्चों के लिए हम कैसे सावधानी बरतें, कैसे अलर्ट रहें और बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से बचाएं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे अस्पतालों में भी लगातार भीड़ देखी जा रही है और मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से बच्चों की हम बात करेंगे। बच्चों में वायरल संक्रमण के जो लक्षण हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बार बार छींक आना, पानी से भरी हुई आंखें लाल हो जाना, दस्त, उल्टी, चकत्ते, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को वायरल हुआ है। सुस्ती अगर बच्चे में दिखाई देती है, ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो खेल नहीं रहा, या उसके शरीर में दर्द है, बहती या बंद नाक, ये तमाम वायरल संक्रमण के लक्षण हैं। गले में खराश होना भी इसका एक सिम्टम है। बार बार छींक आना भी इशारा करता है कि बच्चे को वायरल हुआ है। आज डॉक्टर्स के साथ हम बातचीत करेंगे और बच्चों को वायरल से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आपके भी कोई सवाल है तो टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। डॉक्टर्स से आप अपना सवालों का समाधान भी ले सकते हैं, सवालों का जवाब ले सकते हैं। इंडिया डेली का एक खास शो है जिसमें हम स्वस्थ रहो मस्त रहो की थीम पर डॉक्टर से बातचीत करेंगे और जो परेशानियां छोटे बच्चों को होती हैं, खासतौर से वायरल को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वायरल फीवर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, पहले से ही कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कैसे इस बीमारी को होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है, और बच्चे में क्या संकेत दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि वायरल हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वायरल फीवर को लेकर आपका भी कोई सवाल है, आपके घर में भी बच्चा बीमार है तो आप भी सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर समीर, क्योंकि मौसम बदल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है अस्पतालों में, खासतौर से बच्चों में भी वायरल का बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। किस तरह से इन्फेक्शन से बच्चों को बचाया जा सकता है, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मॉनसून में एक्चुअली चैलेंज क्या आता है कि कई तरह की कॉकटेल ऑफ वायरस एक तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये मौसम होता है ये बिल्कुल अनुकूल होता है किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को पनपने के लिए। अब इसमें सबसे ज्यादा जो वनरेबल है वो है बच्चे, क्योंकि बच्चे उस तरह की चीजें, इन्फेक्शन कंट्रोल वाली कई चीजें फॉलो नहीं कर पाते। कि जैसे अगर स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर किसी एक बच्चे को कॉमन कोल्ड या फ्लू इस तरह के सिम्टम है तो वो बाकी बच्चों में स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार स्कूल्स में भी कहा जाता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसको घर पर रखें। दूसरा, जैसे बारिश के अंदर देखते हैं कि अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो डेंगू फीवर की रहती है। कि देखिए, नॉर्मल आपको वायरल फीवर हुआ है तो वो हो सकता है वायरल इंफेक्शन हो या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, पर अगर आपको डेंगू हुआ है तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कई बार बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चों में जो एक चुनौती रहती है वो ये रहती है कि वो अपने लक्षणों को ठीक से बता नहीं पाते। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो रेड फ्लैग्स है, वहां पर हमें
तुरंत सतर्कता बरतनी है कि एक तो अगर बच्चा जैसे बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गया है, फीवर उसका उतर नहीं रहा है 2 या 3 दिन से, हाई ग्रेड फीवर उसका ज्यादा चल रहा है, एपेटाइट उसकी बिल्कुल लूज हो गई है, तो इस तरह के कुछ सिम्टम, या फिर उसके शरीर पे, बॉडी पे आप रैशेज वगैरह कुछ ऐसे देख रहे हैं, जी। तो ऐसी चीजों में फिर एक बार आपको डॉक्टर से संपर्क करना। और दूसरी चीज एक बार ये भी बताना चाहूंगा पेरेंट्स को कि देखिए कई तरह के वायरस होते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो वाटर बॉर्न है, कि अगर बच्चे ने कई बार कोई दूषित पानी पी लिया या इन्फेक्टेड कुछ खा लिया है, तो पेट से संबंधित संक्रमण हो सकता है, तो उसमें ज्यादातर होगा लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो हो सकता है हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो, या टाइफाइड भी जैसे इस समय बढ़ जाता है क्योंकि अगर आपने इन्फेक्टेड पानी पी लिया है, जी। या लंग का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए लंग का इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपको पता लगेगा कि थोड़ा कफ, कोल्ड, इस तरह के लक्षण आएंगे। डेंगू की जब बात करते हैं तो वो बोन्स में ज्यादातर पेन वगैरह ऐसा, पर मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए ये लक्षण आपको पहचानने पड़ेंगे क्योंकि बच्चा लक्षणों को नहीं बता पाएगा। सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया का खतरा क्योंकि खास तौर से मानसून के सीजन में ज़्यादा होता है। और वायरल की आपने बात की है, बच्चे इन्फेक्टेड बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, सावधानी नहीं बरत पाते हैं, उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होता है। ऐसे में डेंगू मलेरिया के सिम्टम्स किस तरह से अलग होते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, और कब किस चीज़ का टेस्ट कराना है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय जो सबसे ज्यादा मतलब जिसका खतरा बढ़ जाता है और वो कई बार कब खतरनाक हो जाता है वो हमें पता नहीं लगता, तो उसके लिए दर्शकों को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये भी गाइडलाइन जारी की थी कि भाई स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं आपके, तो एटलीस्ट फुल बाजू के कपड़े पहने, है ना, और जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, क्योंकि सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें। तो फुल बाजू के कपड़े पहने, जब भी बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उनको मतलब हाफ पैंट ना पहना के फुल स्लीव्स के कपड़े, अपर भी लोअर भी फुल पहनाएं, और कोई भी इस तरह का हर्बल ऑइंटमेंट वगैरह नेक पे, लेग्स पे, ताकि उनको मॉस्किटो बाइट से आप प्रिवेंट कर सके। रात के समय भी इसी तरह से कुछ आप मच्छरदानी और इस सब का प्रयोग करें। तो ये तो चीज हो गई आपका एक प्रिवेंशन की, प्रोटेक्शन की। रही बात लक्षणों की, तो देखिए लक्षणों में तो जिस तरह से इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, तेज ज्यादा फीवर बुखार रहेगा और वो बुखार सेटल डाउन नहीं हो रहा, और कई बार आप घर पर ही ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, आप पैरासिटामोल। बिल्कुल डॉक्टर समीर, क्योंकि कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, प्रिकॉशंस पर आप बात कर रहे थे, डॉक्टर से बातचीत करने के लिए इस वक्त भगवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं, आपकी आवाज। हेलो, आप अपना टीवी म्यूट कर दीजिएगा और अपना सवाल आप दोहराइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें, अपना सवाल करें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, वॉल्यूम कम कर दिया। जी बोलिए। मैं ही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को बार बार फीवर हो जाता है, 10-15 दिन में, फिर सही हो जाता है, 2-3 दिन में फिर बार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। डॉक्टर समीर, इनका सवाल है कि बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या टेस्ट उनको कराने चाहिए? हाँ देखिए, बार बार बुखार हो रहा है तो बिल्कुल एक बार जो भी इनके पेडिट्रिशियन है उनसे संपर्क में करें। बुखार का कारण एक बार रूल आउट करना जरूरी है और सही टेस्ट करना कई बार जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप किसी भी तरह से सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, अपने आप, जैसे बुखार आ रहा है और आपने अपने आप से पैरासीटामोल की आपके पास पहले से रखी है वो सिरप देते जा रहे हैं, वो अंडर डोज दे रहे हैं या ओवर डोज दे रहे हैं, पर अगर लगातार उतर नहीं रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, तो देखिए उसके और भी कारण हो सकते हैं। टाइफाइड में भी जैसे फीवर चलता रहता है, तो टेस्ट भी आपको डॉक्टर आपके कंसल्ट करके बताएंगे। तो मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि एक बार जरूर बच्चे के डॉक्टर से मिलें और टेम्परेचर का चार्टिंग भी जरूर करें, टेम्परेचर नोट डाउन करें कि कब उसको बुखार होता है, कितना बुखार होता है, ये सब चीजें लिखकर पूरा प्रॉपर हिस्ट्री के साथ आप बच्चे के डॉक्टर के पास पहुंचिए, तो वो आपको सही सुझाव देंगे कि क्या टेस्ट आपके लिए जरूरी है। पर इसको इग्नोर ना करें अगर बार बार फीवर आ रहा है। बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
सावधानी की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर मीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर मीत, क्योंकि बच्चों के वायरल इन्फेक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस की बात यहाँ पर डॉक्टर समीर ने की है, लेकिन खाने पीने का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्फेक्टेड खाने पीने से ही होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर समीर ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझाई हैं इसके अंदर। इसके आगे चलते हुए मैं आपको 2-3 चीजें खाली और बताना चाहूंगा कि इस समय पर जो बच्चों के अंदर पिछले 3 से 4 हफ्ते में वायरल इन्फेक्शंस की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। हर पीडियाट्रिशियन से आप जब भी बात करेंगे तो उनको यही फीडबैक आ रहा है कि जिन भी बच्चों के अंदर प्री एग्जिस्टिंग कुछ लंग्स रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर अस्थमा होता है, उन बच्चों के अंदर इस प्रकार की तादाद काफी ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। तो जिन बच्चों के अंदर ऑलरेडी लंग कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस होने की संभावना ज्यादा हो रही है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी के अलावा अब्डोमिनल वायरल इन्फेक्शंस, जैसे डॉक्टर समीर भी बता रहे थे अभी, उसके अंदर भी तादाद काफी ज्यादा देखने को मिल रही है रिसेंट पास्ट के अंदर। डेंगू मलेरिया को छोड़ देते हैं, चांदीपुरा वायरस को छोड़ देते हैं, बट इसके अलावा रेस्पिरेटरी वायरस एंड अब्डोमिनल वायरसेस जो इस समय पर काफी तेजी में सब लोगों को संक्रमण कर रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। जैसे रेस्पिरेटरी वायरस के लिए आपने बाकी सारी चीजों का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन से लेकर के आपको जो कॉन्टैक्ट हाइजीन से लेकर के आपको जिस तरह से रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है, इसी तरह से एब्डोमिनल वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको फूड हाइजीन का ध्यान रखना है। और जब हम फूड हाइजीन की बात करते हैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि फूड हाइजीन का मतलब है कि आप इस मौसम में रेडी का खाना अवॉइड करें, आप प्रॉपरली कुक्ड खाने को खाएं। जो अगर खाना 24 घंटे से ज्यादा पुराना बना हुआ है उसे ना खाएं, क्योंकि इन्हीं सब सोर्सेज से इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप डेली, अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उन व्यक्तियों के अंदर या उन बच्चों के अंदर इस प्रकार के वायरसेस होने की इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर, जिस भी बच्चे के अंदर प्री एग्जिस्टिंग अगर उस ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, उनके अंदर इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि पर्सनल हाइजीन से ऊपर कुछ नहीं है। पर्सनल हाइजीन एंड टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ एयर, मतलब होम, इनसाइड होम एयर क्वालिटी एंड आउटसाइड होम एयर क्वालिटी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, शुरुआत से ही पर्सनल हाइजीन की जो हैबिट्स है वो बच्चों को होनी चाहिए, और ये पेरेंट्स को ख्याल रखना होगा इस बात का कि कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। डॉक्टर समीर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह की चीज़ों के ज़रिए ये समझाया जा सकता है कि उन्हें पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, और कैसे अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोई वायरल डिजीज़ से ग्रसित है, तो उससे कैसे बचाव करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोविड के बाद से, जैसे अभी डॉक्टर मीत कुमार ने भी बताया, खास तौर पे इस समय ज्यादा जैसे कि हमारे सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज्यादा बच्चों के अंदर देखी जा रही है, लंग्स वाली। और रेस्पिरेटरी हाइजीन का, जैसे कोविड के दौरान भी बच्चों को काफी ज्यादा स्कूल में सेंसिटाइज किया था। इवन बच्चे पेरेंट्स को आके बताते हैं कि भाई आपको हाथों को सबसे अच्छे से हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। तो सबसे बड़ा रूल है, अगर हाथों की सफाई आप ठीक से रखेंगे, क्योंकि हाथों के जरिए आपका इन्फेक्शन अंदर एंटर कर रहा है, तो कुछ भी खाते पीते, कुछ भी कभी बाहर से खेल के आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो कुछ भी आप खा रहे हैं, तो एक तो हैंड हाइजीन जरूरी है, उनको हाथों की अच्छे से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है खाने से पहले। दूसरा एक चीज और भी बच्चे ध्यान रख सकते हैं कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए, अगर बच्चे को इन्फेक्शन है या घर के अंदर किसी को इन्फेक्शन है, तो वो मास्क पहन ले, क्योंकि वो फिर एक दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा एक कैटेगरी हो गई कि भाई पहले से जिन बच्चों के लंग्स थोड़े वीक हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनका फिर थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। कोशिश करें कि जैसे दिल्ली का पोल्यूशन भी देखें या और भी जैसे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो मास्क आपको उससे प्रोटेक्शन करेगा। और ऐसा नहीं है, बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे मास्क लगाते हैं और ये हैंड हाइजीन वगैरह को फॉलो करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी और इस तरह के वायरल इन्फेक्शन आप हैंड हाइजीन से और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मतलब मास्क वगैरह लगा के आप इसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर बच्चे को फीवर है और इस तरह के सिम्टम है, तो फिर उसको उस समय स्कूल वगैरह में ना भेजे, ताकि वो और जगह पे स्प्रेड ना हो। और स्कूल अथॉरिटी भी इस चीज को इंश्योर कर ले कि बच्चे को कहीं पे किसी को इन्फेक्शन इस तरह का है, तो वो फिर मास्क वगैरह जरूर पहने, ताकि और बच्चों के अंदर स्प्रेड ना हो। और रही बात जो पेट से संबंधित है, उसमें तो बिल्कुल दूसरा एक चीज है कि देखिए, कई बार जो क्लस्टर एरिया के अंदर रहते हैं, काफी मतलब झुग्गियों वगैरह में और ऐसे दिखते हैं बच्चे काफी,
तो कई बार वो पानी जो दूषित पानी है, वो जो आपका बारिश का पानी है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो जी। कई तरह की इस तरह की बीमारियां पेट से संबंधित शुरू हो जाती है। तो उनको भी ध्यान रखना जरूरी है कि घर में अगर आरओ वगैरह नहीं है तो पानी को उबाल कर पिए। अपने जी। साथ स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो पानी अपना अपने साथ में कैरी करें। अपने हम्म। साथ में आप सैनिटाइजर भी कैरी करें। तो ऐसी कुछ कुछ हेल्थ हैबिट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक डिजीज से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और लक्षणों जी। को फिर कुछ भी आते हैं तो इग्नोर ना करें, सेल्फ मेडिकेशन अपनी तरफ से दवाएं ना करें। हम्म। वो कई बार ओवरडोज हो जाती है, अंडरडोज हो जाती है, तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे तो बीमारी की जो समस्या वो आगे अधिक बढ़ेगी नहीं। क्योंकि हम्म। वायरल में देखिए कई बार क्या होता है कि हर साल स्ट्रेन बदलता रहता है, और जी। आजकल ऐसा क्या है कि खाली सीजनल ऐसा रहा नहीं है। जैसे जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इस बार अगर हम देखें तो बारिश भी काफी ज्यादा हुई है। मार्च से बारिश होना शुरू हो गई थी, तो हम्म। बारिश ज्यादा हुई है तो डेफिनेटली ये जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि कई तरह की वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो अपनी तरफ से कोई दवाइयां ना दें। कई बार टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, तो जो डॉक्टर बताएं वो राइट टेस्ट कराएं, क्योंकि आपने सही टेस्ट नहीं कराया है तो आप सही से डायग्नोस नहीं बना पाते। कई बार टाइफाइड के लिए कुछ रैपिड टेस्ट वगैरह करा लेते हैं और उसमें नेगेटिव आ जाता है, विडाल जी। में नेगेटिव आ जाता है। कई बार कल्चर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि आप राइट कारण जान सकें कि किस तरह का इन्फेक्शन था और उसके लिए कैसी आपको दवा देने की जरूरत है। तो हम्म। इस वजह से वो आपको डॉक्टर ठीक तरीके से गाइड करेंगे। अपनी जी। तरफ से कई बार फीवर पैनल या ऐसे कुछ भी टेस्ट करा के फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो हम्म। उनको भी डिफिकल्टी होती है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में। तो बिल्कुल। जो बच्चों के डॉक्टर जिनको आप दिखा रहे हैं उनसे संपर्क करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर मीत भी हमारे साथ है। डॉक्टर मीत, कई सारे सवाल हैं, बच्चों को हाइड्रेट कैसे रखना है, इसके साथ ही अगर बारिश में बच्चे भीग जाते हैं, क्योंकि अक्सर मानसून के सीजन में हम देखते हैं जब जब बारिश होती है बच्चे खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और भीग जाते हैं, उस दौरान तुरंत क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को बीमारी से बचाया जा सके? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा ये कि बच्चों को हाइड्रेट रखने से और पर्सनल हाइजीन का ध्यान यदि रखेंगे तो मैक्सिमम समस्याएं हैं बच्चों की वैसे ही सॉल्व हो सकती हैं। हाइजीन एंड प्रॉपर वाटर, एक बार हाइड्रेट रखना और हाइड्रेट रखने के अलावा जो साफ पानी पिलाना, सो ये दो चीजों का ध्यान रखने से बहुत सारी समस्याओं को ध्यान रखा जा सकता है। जो आप इसका सवाल है कि हाइड्रेट किस तरह से रखा जाए, जी। साधारणतः हम लोग इस तरह से मानते हैं कि 15 से 20 ml पर केजी अगर बच्चा पानी का सेवन करता है पर डे, बच्चा हो या बड़ा हो, 15 से 20 ml पर केजी। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे कम से कम दिन भर में 150 से 200 ml पानी पीना है। तो अगर इस मात्रा को एक प्रमाण मान करके अगर हम आगे बढ़ते हैं और बच्चे के वजन के हिसाब से अगर वो पानी पीते हैं, 24 घंटे के अंदर इतने पानी, इतने लिक्विड्स का सेवन किया जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड कि इतनी मात्रा सफिशिएंट होती है बॉडी के हाइड्रेटिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। जहां तक पानी पीने का सवाल है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट इससे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो है साफ पानी पीना। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर पानी पी रहे हैं तो ये नहीं खुले नल के जो साधारण जो इस वक्त जो सरकारी जो आपके टैंक्स, वाटर टैंक्स के जो नल होते हैं, डायरेक्टली उससे पानी अवॉइड करें, क्योंकि बारिश के टाइम के अंदर बारिश के पानी का रिसाव होने के बाद उस टंकी के अंदर जो पानी मिलता है वो हो सकता है गंदा हो। तो इस समय पर कोशिश ये की जाए कि घर के अंदर पानी पिया जाए, पानी उबाल करके पिया जाए। पानी के अंदर कुछ लोग फटकरी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके, एलम का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको यूटिलाइज करके पानी के अंदर की गंदगी को हटा करके फिर उस पानी का सेवन किया जाए। अगर इस चीजों का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाने के अंदर जो पानी का इस्तेमाल होता है वो भी ऐसा साफ सुथरा पानी हो, उसके अंदर गंदगी ना हो, तो इन चीजों का इस्तेमाल करके साफ सुथरा पानी पी करके जो वाटरबोर्न डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें और एब्डोमिनल पैथोजन से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, क्योंकि बच्चों के खाने पीने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट फूड वैसे भी काफ़ी नुकसान करता है और मानसून के सीज़न में तो और बीमारियां बढ़ने का खतरा हो जाता है, और क्या बच्चों को खिलाया जाए ऐसे सीज़न में ताकि वायरल से उन्हें पहले ही बचा लिया जाए? देखिए वंदना, इसमें एक चीज समझना जरूरी है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि सबसे ज्यादा काम करना है इम्यूनिटी के ऊपर। और इम्यूनिटी के लिए काम करने के लिए ऐसा नहीं कि जिस समय आपको इन्फेक्शन हो गया, कि अगर संक्रमण हो गया, अब पेट की आपको प्रॉब्लम हो गई, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, या फिर आपको चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को खांसी जुकाम, तो उस समय तो कोई इम्यूनिटी पे काम नहीं कर पाएगा। उस समय अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई अच्छे फल खाए, सब्जियां खाए, वो नहीं खाएगा। तो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंट तरीके से इम्यूनिटी पे काम करते रहना है।
क्योंकि हम वायरल इन्फेक्शन इस तरह की बीमारियों को रोक नहीं सकते, ये तो होती है, सीजनल चेंज होगा जैसे, तो इम्यूनिटी भी अगर हमारी मजबूत रहेगी तो अगर हमें इन्फेक्शन भी होगा, संक्रमण भी होगा, तो उससे उतने ज्यादा हमें सिम्टम नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दो बच्चों को देखेंगे, एक बच्चे की जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग है और जो अच्छी डाइट वगैरह ठीक लेता है, और दूसरा बच्चा है जो बहुत ज्यादा जंक फास्ट फूड बाहर का फूड खाता है बार बार, तो दोनों की इम्यूनिटी के अंदर फर्क होगा और उसको जो छोटा सा संक्रमण है वो भी बहुत तंग करेगा और उसको वो संक्रमण बहुत अधिक तंग नहीं करेगा। तो इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए जरूरी है एक तो बच्चे ठीक से नींद लें, रेस्ट ठीक तरीके से लें, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खेलना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा गैजेट्स पे ना रहें। और खाने की बात करें तो देखिए कई बार बच्चों को, पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि उस समय हम उनको जूस वगैरह दें, तो जैसा अभी एफसीसीआई ने भी गाइडलाइंस जारी की है कि जो बाहर के पैकेज्ड जूसेस हैं जितना हो सके उनको अवॉइड करें, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और बच्चों में जैसे मोटापा वगैरह बढ़ रहा है। तो घर में ही फ्रेश फ्रूट वगैरह उनको होल फ्रूट खिलाएं, ताकि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बच्चों में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा रहता है, तो अगर फलों की आदत उनको डालेंगे तो उनके फाइबर भी जाएगा और जो बाहर के जूसेस की है वो उनको एडिक्शन भी नहीं रहेगी। तो बीमार जिस समय होता है बच्चा तो कोशिश करें घर में ही सूप बनाएं, घर में ही आप उनको फ्रेश फ्रूट काट के इस तरह की चीजें, खीरे वगैरह, ऐसे फल, खीरा वगैरह ये जो है इसके अंदर पानी की मात्रा भी प्रचुर है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, हाइड्रेशन भी बना रहेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जंक फास्ट फूड, चिप्स वगैरह ये सब चीजें बच्चों को अवॉइड कराना। फूड हैबिट्स की आपने बात की है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और डॉक्टर मीत ये भी समझना चाहेंगे कि इस सीज़न में किस तरह की सब्जियों का परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर सब्जी खाने में हिचकिचाते हैं और उनको जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है। देखिए, ये एक जेनेटिक दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन जेड की जब हम बात करते हैं, जेन जी की बात करते हैं, तो उसके अंदर यह एक सॉर्ट ऑफ एक एटीट्यूड बन चुका है कि जंक फूड इज इन एंड ट्रेडिशनल फूड इज आउट। किंतु इससे जो हेल्थ के ऊपर हार्म्स हो रहे हैं उन चीज का अंदाजा शायद आज पता नहीं चल पा रहा है। आज से 10 साल 15 साल के बाद शायद लोगों को पता चलना शुरू होगा कि इन तरह के जो फूड हैबिट्स हैं उससे कितना नुकसान शरीर को होता है। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि भाई इस चीज की स्ट्रेस हम लोग किया जाए कि बच्चों के अंदर हेल्दी फूड हैबिट्स को हम लोग इनकलकेट कैसे करें, तो इसका सवाल यही है कि पेरेंट्स का एजुकेशन होना, पेरेंट्स का एजुकेटेड होना और पेरेंट्स को रेगुलरली प्रयास करते रहना बच्चों को समझाने के लिए कि उस तरह की फूड हैबिट्स, दो तरह की फूड हैबिट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और उससे उनकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये समझाने की कोशिश करते रहे लगातार। उसी से धीरे धीरे करके इस प्रकार की चीजों को चेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज है, मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से भी थोड़े बहुत इसमें रेगुलेशंस होने चाहिए कि पैक्ड फूड को थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रचार ना करते हुए उनको ऊपर डाउनग्रेड किया जाए और बल्कि उसके अंदर जो फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं उनके सेवन के ऊपर, फ्रेश उनके ऊपर ज्यादा सॉर्ट ऑफ एम्फसाइज किया जाए, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए और जो पैक्ड एंड जंक फूड है उनकी अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा कर्टेल किया जाए। हम लोग वेस्टर्न कल्चर में आकर के आज की तारीख में ज्यादा सब लोग उसी तरफ ड्राइव होते जा रहे हैं। बच्चे देखते हैं कि भाई हमारा जो कलीग है, कंटेम्प्रेरी है, वो ये चीज खा रहा है तो हमें भी वही चीज खानी है। इस तरह के एनवायरनमेंट को पेरेंट्स अगर एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स अगर एजुकेट होंगे और पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से समझा करके बैठ करके समझाएंगे और उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तभी इस साइकिल को ब्रेक करना पॉसिबल है। इसके अलावा पेरेंट्स को भी अवेयर होना होगा। डॉक्टर समीर भी हमारे साथ है। डॉक्टर समीर, लेकिन फ्लू या फिर वायरल को लेकर जो टीके आते हैं उसकी क्या अवेलेबिलिटी होती है, कब कब ये लगाने चाहिए, एज ग्रुप का किस तरह से पेरेंट्स ख्याल रखें, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन जिस तरह से कई बार फ्लू के लिए अपग्रेड वैक्सीन होती है नए स्ट्रेन के हिसाब से, तो उसके लिए आप अपने पेडिट्रिशियन से संपर्क करें और वो आपको अगर जिस भी तरह की उनकी, एक तो बच्चों का जो पूरा इम्यूनाइजेशन प्लान है उसके अंदर जो वैक्सीनेशन होती है वो तो आपको पूरी लेनी है, पर फ्लू की वैक्सीन के अंदर जिस तरह से नए स्ट्रेन के हिसाब से अपग्रेडेशन होता है, आपके पेडिट्रिशियन आपको समझाएंगे तो वो आप वैक्सीन ले सकते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर मीत बता रहे थे और आपने सब्जियों के बारे में पूछा, तो उसमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा जरूर कि कच्ची सब्जियां जितना हो सके आपको उस समय अवॉइड करनी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, बॉयल करके और फिर खाना है, क्योंकि वो भी एक काफी बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। और सब्जियां घर में लेकर कहां से आ रहे हैं वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि सोर्स ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो भी काफी ज्यादा, कई बार खुले मार्केट्स वगैरह में इस तरह से सब्जियां और आप उनको उस तरह से कच्चा खा रहे हैं सैलेड्स वगैरह में, तो वो भी कई तरह की पेट से संबंधित वायरल इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। तो बॉयल करके उनको उबाल कर ही फिर आप उनका इस्तेमाल करें। और अभी जैसे ICMR NIA ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी है जिसमें बच्चों की डाइट को लेके खास तौर पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है एज ग्रुप के हिसाब से, तो सभी पेरेंट्स उससे अपने आप को अवगत कराएं और बच्चों को भी उसी तरह की उस डाइट चार्ट के अंदर उनको फॉलो कराएं। बच्चों को एक डाइट चार्ट देखिए दिया जा नहीं सकता है, सिर्फ हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चा किस तरह की डाइट से एलर्जिक है। अगर वो मिल्क से एलर्जिक है तो फिर आपको मिल्क को अवॉइड करना है। तो ये जरूर जानना है कि बच्चे के लिए, क्योंकि सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं और एक तरह की डाइट सब बच्चों के लिए ठीक नहीं हो सकती। तो थोड़ा कॉज देख लेना है कि कई बार बच्चा पर्टिकुलरली किसी तरह की डाइट से एलर्जिक है तो उस डाइट को अवॉइड करें, जबरदस्ती आपको वो डाइट उसको नहीं देनी है। तो वो एक डाइट डिफरेंट हर बच्चे के लिए हो सकती है। बस ये कोशिश करें कि बहुत ज्यादा मीठे का, बहुत ज्यादा नमक का सेवन ना हो। हाइड्रेशन का आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना है, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। टेम्परेचर रहता है तो टेम्परेचर चार्टिंग घर के ऊपर आपको जरूर बनानी है। हाई ग्रेड फीवर वगैरह रहता है तो घर में आप ये कर सकते हैं कि स्पॉन्जिंग वगैरह करते रहें ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके बाद आप डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर समीर और डॉक्टर मीत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पेरेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो इस पर गौर फरमाएंगे और बच्चों का ख्याल रखने के लिए आपकी ओर से जो जानकारियां दी गई हैं वो उनके लिए बहुत कारगर होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अवेयर रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।